हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जो सर स्टार्ट किए 1 जुलाई से 100 क्वेश्चन का जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। ये टेस्ट जो है 4/7/2024 को टेस्ट हुआ था, इसका टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका पहले का जो है 3 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा, आप लोग सभी लोग देख लीजिए। और इसका पीडीएफ हम सारा भेज चुके हैं, 1 2 3 का भेज चुके हैं, 4 का भी भेज चुके थे पहले ही, कल ही हम भेज चुके थे पीडीएफ। तो सभी लोग लगा लीजिए और बाकी क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए पहले क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ सारा चाहिए, डेली बाय डेली पीडीएफ। जैसे सर टेस्ट लेते हैं वैसे आपको पीडीएफ चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग को देखना है कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्योंकि इससे ना बहुत सारे जो एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होने वाला है ना, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाला है, बीएससी का जितने भी एग्जाम होने वाला है, सभी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि सर के द्वारा जो है ना इसमें क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और पीडीएफ बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं ना कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा ना, उसमें आपका फर्स्ट लिंक आपको पीडीएफ ग्रुप का ही मिलेगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से चैनल है, उसी चैनल पे आपको बिहार पुलिस का होमवर्क, सारा जितने भी कंटेंट होता है ना, सारा पीडीएफ हुआ, होमवर्क जो सीरीज स्टार्ट हुआ है बिहार पुलिस के लिए, सभी उस पर डाला जाता है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उस पर बोर्ड डाला जाता है, जो टेस्ट होता है बिहार पुलिस का 3 बजे प्रैक्टिस सेट होता है। तो सभी बहुत कुछ आपको उस पर देखने को मिलेगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न होता है किससे, बताइए। कह रहा है गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न होता है किससे। ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, कवकों द्वारा। किसके द्वारा होता है, कवकों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे, बताइए। माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। तो कह रहा है कि माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है, तो कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आर्गोट जो है ना प्राप्त होता है किससे, बताइए। आर्गोट प्राप्त होता है किससे, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, कैल्वीसेप से होता है। किससे होता है, कैल्वीसेप से होता है। तो आर्गोट किससे प्राप्त होता है, तो कैल्वीसेप से आर्गोट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह है कौन सा एंजाइम, बताइए। कह रहा है अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह कौन सा एंजाइम है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइडेज। ये नहीं पाया जाता है, लेकिन लाइपेज पाया जाता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है, न्यूक्लिएज पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन, न्यूक्लिएज और लाइपेज पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज जो है अग्नाशयी रस में पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, करा अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डबल चार्ज आयन होते हैं, बताइए किसमें। करा अल्फा कण किसके जो है द्विआवेशित आयन होते हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो हीलियम का। तो अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित डबली चार्ज आयन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन वाष्प के लिए पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन है। तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। और पानी में नमक का विघटन होना ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वो होता है ना, जो भी किसी चीज़ को हम कुछ बनाए, जैसे पानी में नमक को मिलाना, उसको जब उबालेंगे तो नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ये होता है भौतिक परिवर्तन। और मान लीजिए किसी सब्जी को बनाए, सब्जी वापस उस आकार में नहीं आएगा, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या था, भौतिक परिवर्तन था। और तरलीकृत गैस एलपीजी का दहन जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या होता है, बताइए क्या होता है। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता कारण क्या होता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या होता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता कारण क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है, बताइए। कह रहा है किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है, तो वाट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, फ्लोरीन। एफ क्या है, फ्लोरीन, याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक तत्व होता है। क्वेश्चन हमारे 9 पे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया, बताइए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, क्या होगा, बाबर। क्या है, बाबर। तो दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, कार्डिफ है। क्या है, कार्डिफ। तो वेल्स की राजधानी कहाँ है, तो कार्डिफ है, याद रखिए। क्या है, कार्डिफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि वन जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि वन जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वही क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए कहाँ होगा। तो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन 24वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काटोविस, पोलैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, काटोविस, पोलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसमें, किस रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सफाई कारक के रूप में, और इसका एक और आंसर होगा, इसका क्या होगा, साबुन के रूप में भी करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसके रूप में, तो सफाई कारक के रूप में भी होता है और साबुन के निर्माण में भी होता है। ए और सी दोनों आंसर होगा। तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस रूप में, तो सफाई कारक के रूप में भी करते हैं और साबुन के निर्माण में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, बताइए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किसमें, बताइए। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किसमें, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सागर में। क्या होगा, बाल्टिक सागर में। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं तो बाल्टिक सागर में नहीं होते, लेकिन काला सागर में होते हैं, कैरेबियन सागर में होते हैं और कैस्पियन सागर में होते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक यूरोपियंस नहीं होते हैं कहाँ, तो बाल्टिक सागर में नहीं होता है, लेकिन काला सागर, कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, बताइए। कह रहा है कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छवि फाइल को। क्या होगा, छवि फाइल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ था, बताइए। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ था, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है विचार करने के लिए इसमें कौन सा जो है ना कालक्रमानुसार होगा, कालानुक्रमिक क्रम में होगा। तो इसमें जो बैठाना है कब कब पहले हुआ था, याद रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुआ था, ये हुआ था 12 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को हुआ था। और नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था ये हुआ था जनवरी 1923 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1923 में हुआ था, याद रखिएगा, जनवरी 1923 में हुआ था। तो मिलाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा 19 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या होगा, 1 3 2 4। क्या होगा, 1 3 2 4। तो पहले होगा
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। उसके बाद होगा 3 नंबर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था। और उसके बाद होगा 2 नंबर असहयोग आंदोलन की वापसी होगा। उसके बाद होगा स्वराज पार्टी का गठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, फायान जो था ना, ये फायान क्या था, इसका जो है गलत, ये मलेशिया का नहीं था। फायान कहाँ का था, याद रखिए चीन का था। फायान कहाँ का था, चीन का था। और ये जो था ना किसके काल में आया था, तो चंगू द्वितीय के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। अगर पूछा कि फायान किसके शासनकाल में आया था, चंगू द्वितीय के शासनकाल में आया था। और वेंसम बोलेगा तो चीन का यात्री था, बिल्कुल सही है। ये कहाँ का निवास, ये किसके शासनकाल में आया था, ये आया था हर्षवर्धन। क्या होगा, ये आया था हर्षवर्धन। क्या होगा, हर्षवर्धन के काल में आया था, याद रखिएगा। और ये इब्न बतूता के बारे में बोला, ये मोरक्को यात्री था, बिल्कुल सही है। ये आया था एमबीटी काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के काल में आया था, याद रखिएगा। जो इब्न बतूता था ना, ये मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था। और मेगास्थनीज जो था ये ग्रीस यात्री था, बिल्कुल सही है। और ये जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था। तो हेनसम बोलेगा चीन का, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को का, बिल्कुल सही है। और मेगास्थनीज बोलेगा ग्रीस का यात्री था, बिल्कुल सही है। और फायान बोलेगा तो चीन का था। और हेनसम बोलेगा किसके शासन काल में आया था, तो हर्षवर्धन काल में आया था। इब्न बतूता बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था। और मेगास्थनीज बोलेगा तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था। और फायान बोलेगा किसके काल में आया था, फायान आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि प्रसिद्ध कथन किसने दिया, बताइए। प्रसिद्ध कथन किसने दिया, कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है, बताइए। कह रहा नहीं, यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आइए इधर, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या, रूसो ने दिया था, किसने दिया था, रूसो ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अवतल दर्पण, कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है। कह रहा है अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो केवल एक सत्य है। क्या है, तो केवल एक सत्य है। तो कह रहा है कि चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। कह रहा है चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक, ईएनटी का जो डॉक्टर होता है ना, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आगे कह रहा है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग होता है। नहीं, अवतल नहीं होगा, उत्तल होता है। किसका होता है, उत्तल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। उत्तल का प्रयोग होता है यहाँ पे, अवतल नहीं होगा। तो कह रहा है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग होता है, नहीं उत्तल का प्रयोग होता है। अब वही क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक है ना ही दो, दोनों कथन क्या है, सही है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। आइन धनुष भी 7 वर्णों में मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है, सही है। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है, ये भी सही है। आइन धनुष भी 7 वर्णों में क्या है, मिलकर बना होता है, ये भी कथन क्या है, तो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसमें क्या करना है कि धातु दिया हुआ है, सूची 1 में धातु दिया हुआ है और सूची 2 में क्या है, गुणधर्म दिया है। इसको मिलान करना है, इसको मिलाते हैं। तो इसका जो है ना 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, इसका होगा 24 का ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। क्या होगा, सी। इसको मिलाते हैं तो सोडियम का गुणधर्म क्या होता है, सोडियम का जो गुणधर्म होता है ना, इसका हो जाएगा चाकू। चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। और नेक्स्ट है पारा। पारा क्या होगा, पारा जो है ना ये क्या करता है, तो उष्मा का क्या है, उसका कमरे के ताप पर द्रव है। क्या है, पारा कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप का क्या है, द्रव है। चांदी क्या है, तो चांदी क्या है, तो विद्युत का क्या है, सुचालक है। क्या है, चांदी विद्युत का क्या है, सुचालक है। और सीसा लेड क्या है, तो सीसा लेड जो है ना ये है उष्मा का कुचालक है। क्या है, उष्मा का कुचालक है। तो याद रखिएगा सोडियम को जो है ना चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और पारा क्या है, पारा क्या है, कमरे के ताप का पर द्रव है। और चांदी क्या है, विद्युत का सुचालक है। और सीसा क्या है, तो उष्मा का क्या है, कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि जब प्रकाश, कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। तो कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, कह रहा है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। कह रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, बताइए। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, केंद्राभिमुखी बल के कारण।
तो कह रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है, बताइए। कह रहा है ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप से नहीं गुजर सकती है, लेकिन हवा में रखा हुआ तांबे के तार से गुजर सकता है, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टी से गुजर सकता है, और पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म से क्या हो सकता है, गुजर सकता है। इसका 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कह रहा था ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है, तो निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला पाइप से नहीं गुजर सकती है, लेकिन हवा में रखा हुआ तांबे के तार से गुजर सकती है, और हवा में रखी हुई चांदी की घट पटिया से गुजर सकती है, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म से क्या हो सकता है, गुजर सकता है। अब वही क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे का भाग पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा, बताइए। कह रहा है यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, R/4 होगा। क्या होगा, R/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि सिहावल एक पुरास्थल है किसका, बताइए। सिहावल एक पुरास्थल है किसका, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। तो कह रहा है सिहावल एक पुरास्थल किसका है, तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन का एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी कितनी, बताइए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, 30 था। कितना था, 30 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था, बताइए। कह रहा है कि चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। कह रहा है कि चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था, तो सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 नंबर पे कह रहा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त का जो है ना उदयगिरी गुहा अभिलेख से ये गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित जो था ना, ये कौन था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कुमारगुप्त प्रथम का जो है ना, ये मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है, और पातपतिक का बोलेगा तो तहसीला अभिलेख बिल्कुल सही है, और समुद्रगुप्त का बोलेगा तो एरन अभिलेख से बिल्कुल सही है। इसमें गलत क्या था, प्रभावती गुप्त का उदयगिरी गुहा अभिलेख है, ये गलत है। उदयगिरी गुहा अभिलेख बोलेगा तो इसका संबंध जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध था, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त का जो है ना एरन अभिलेख से कुछ जानकारियाँ मिलता है, इसलिए समुद्रगुप्त का बोलेगा तो एरन अभिलेख बिल्कुल सही है। लेकिन एरन अभिलेख में जो है ना सबसे ज़्यादा बोलेगा तो भानुगुप्त से है। किसका है, भानुगुप्त से, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त का भी जानकारी मिलता है, इसलिए जो है ना ये कथन सही है। तो इसमें से क्या है, सी गलत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, बताइए। कह रहा है टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। कह रहा है टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन रहे 34 पे कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल्हाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था। बल्हाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण का किया था। किसका किया था, कृष्ण का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे कह रहा है कि श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। कह रहा है कि श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो कह रहा है श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पे कह रहा है कि ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किया था, बताइए। कह रहा कि ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किया था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, यंग इंडिया। क्या है, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, बताइए। कह रहा है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, कार्यकारिणी कमेटी क्या होगा, 1937। कार्यकारिणी कमेटी क्या होगा, 1937 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कह रहा है इसमें से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो कह रहा है कि मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर, इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 क्या है, तो सही है, 2 और 3 क्या है, सही है।
तो इसमें कह रहा है कि मैडम भीखाजी कामा जो है ना, मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, बिल्कुल सही रही है, सही, बिल्कुल सही है। और मैडम कामा ने माता पिता फारसी थे, बिल्कुल सही है। तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता क्या थे, पारसी थे, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये बिल्कुल गलत है। 1907 में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे, लेकिन ये जो है ना स्टुअर्ट गार्ड में फहराए थे, ना कि पेरिस में फहराए थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। जर्मनी के स्टुगार्ट में फहराए थे। तो मैडम भीखाजी कामा जो थे वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट में जो है ना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ना कि पेरिस के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट में फहराए थे। तो ये तीनों कथन क्या हुआ, सही हो जाएगा। इसलिए एक ये क्या था, गलत था। और भाई क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन 39 कह रहा है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1988 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था। कह रहा है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1988 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने किया था। तो गवर्नर ऑकलैंड कॉल्बी ने किया था, ये भी सही है। वाराणसी के राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, ये भी सही है। और सर सैयद अहमद खान ने, तीनों किए थे। तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था। तो गवर्नर ऑकलैंड काल्वी ने किया था, वाराणसी के राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, और सर सैयद अहमद खान ने किया था। तीनों कथन बिल्कुल सही है। अब भाई क्वेश्चन बनाइए 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें कह रहा है कि कौन एक सही सुमेलित है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट का जो है ना कॉमनवेल्थ किसका था, एनी बेसेंट का, बिल्कुल सही। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका पुस्तक है, एनी बेसेंट का है। लेकिन अगर मूक नायक बोलेगा तो ये महात्मा गांधी का नहीं था। मूक नायक किसका था, भीमराव अम्बेडकर का था। किसका था, भीमराव अम्बेडकर का था, याद रखिए, भीमराव अम्बेडकर का था मूक नायक। अगर यहाँ पे यंग इंडिया बोलेगा तो किसका था, यंग इंडिया था महात्मा गांधी। किसका था, महात्मा गांधी का, याद रखिएगा। और केसरी बोलेगा तो केसरी किसका था, तो केसरी था तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था, बाल गंगाधर तिलक का था, याद रखिए, तिलक का था। केसरी जो था पुस्तक की तिलक का था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुख्य नायक हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट बिल्कुल सही है, और न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का है। और तिलक बोलेगा, तिलक का जो है ना केसरी था। किसका था, केसरी का था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। कह रहा है कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद है 41 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1850। क्या होगा, 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, बताइए। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, 42 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जमान शाह। क्या होगा, जमान शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, बताइए। कह रहा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। किसमें युद्ध में, प्लासी का युद्ध में पराजित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, कौन, बताइए। कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए, क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह है, तैयार इसका जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स था। क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 45 है। कह रहा है कि वैश्विक गांव ग्लोबल बीपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। कह रहा है वैश्विक गांव ग्लोबल बीपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल मैकलुहान ने किया था। कौन किया था, मार्शल मैकलुहान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को अमूल्य चूल बदल देता है कहलाता है क्या। कह रहा है एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को अमूल्य चूल बदल देता है कहलाता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, कलंक। क्या कहलाता है, कलंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, बताइए। कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा है। अनुच्छेद 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा है। और अनुच्छेद 111 का बात करें तो इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति के वीटो की चर्चा है, राष्ट्रपति के वीटो की चर्चा है। और अनुच्छेद 143 की बात करें इसमें क्या है, तो किसी भी कानूनी मसला पे भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के से सलाह ले सकते हैं, मांग सकते हैं। या सभी अनुच्छेद याद रखिएगा। तो कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 108 होगा।
अगर अनुच्छेद 72 का बात करें, इसमें होगा राष्ट्रपति की समाधान की चर्चा है। अनुच्छेद 111 का बात करें, इसमें है राष्ट्रपति के वीटो की चर्चा है। और अनुच्छेद 143 का बात करें तो इसमें किसी भी कानूनी मसला पर भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या मांग सकते हैं, यही सब है। आगे क्वेश्चन 48 कह रहा है कि रहमतुल्ला करपा किस खेल से जुड़ी है, बताइए। कह रहा है रहमतुल्ला करपा किस खेल से जुड़ा है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। क्या होगा? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 51 का राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है, सभी ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 कथन सही है। तो कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है, बिल्कुल सही है। और मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। और मंत्रिपरिषद जो है ना, इसका अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार इसमें वर्णन किया गया है। तो 1, 2, 3 सही है, लेकिन 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी। इसमें क्या है, तो जुर्माने या अर्थदंड, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है ये सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन कर से संबंधित उपबंध शामिल किया गया है, उधार ऋण से लेने से संबंधित उपबंध शामिल किया गया है, और संचित निधि या आकस्मिक अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ये तीनों क्या है, तो शामिल किया गया, ए, बी, सी, लेकिन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 पे कह रहा है कि भारतीय संसद का सचिवालय है, बताइए क्या भारतीय संसद का सचिवालय क्या है, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सरकार से स्वतंत्र है, क्या सरकार से स्वतंत्र है, तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है क्या है, तो सरकार से क्या है, स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था, बताइए। कह रहा है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज के कैप्टन के साथ युद्ध किया था, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ली ग्रांड। क्या है? ली ग्रांड। क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, बताइए। कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1576 में। क्या होगा? 1576 में। तो कह रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार के किस मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, बताइए। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना के निकट। क्या है? पटना के निकट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों की विधामानता। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तात्पर्य क्या है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विधामानता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? BKRV राव। के कौन है? BKRV राव। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है, बताइए। कह रहा है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण निर्धनता है। क्या है? ग्रामीण निर्धनता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क से है। तो भारतमाला परियोजना संबंधित है किससे, तो सड़क से है। क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि सूरत के निकट हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, बताइए। कह रहा है कि सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस पे है। किस पे? प्राकृतिक गैस पे है। क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, बताइए। भारत में जो है जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 से 2006 में किया गया था। 2005 से 2006 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, कौन सा, बताइए। कह रहा है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, कौन सा है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 64 नंबर का रहा है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, बताइए। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। कह रहा है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इस्पात संयंत्रों और उसके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कह रहा है इस्पात संयंत्रों और उसके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसका 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सभी कथन क्या है? सही है। तो भिलाई लौ इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से बिल्कुल सही है, और राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट ये जर्मनी की सहायता से बिल्कुल सही है, और दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट बोलेगा तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया, बिल्कुल सही है, और बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट बोलेगा तो रूस की सहायता से, बिल्कुल सही है। याद रखिए भिलाई लौ एवं इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से बनाया गया, स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। और राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट बोलेगा जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। और दुर्गापुर आयरन एंड एवं स्टील प्लांट बोलेगा तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। और बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट बोलेगा तो रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। तो चारों कथन क्या है? तो सही है। अब वही क्वेश्चन है 67 पे कह रहा है कि बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप का। किसका है? नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 68 पे कह रहा है काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को जो है ना रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कंटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताइए। कह रहा है कंटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क रेगिस्तानी में पाया जाता है, शुष्क रेगिस्तानी में। क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, बताइए। कह रहा है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। क्या है? H2S। तो कह रहा है कि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो H2S है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि पारिस्थितिकी, कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बताइए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 71 का क्या होगा? ए, चार्ल्स एल्टन थे। कौन थे? चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 72 नंबर की जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की सहायक कहलाती है, क्या कहलाती है? कह रहा है कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की सहायक कहलाती है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। क्या होगा? टिश्यू कल्चर। 72 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। तो कह रहा है कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की सहायक कहलाती है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुने हुए वस्त्र। क्या है? बुने हुए वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसका? PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसका? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का है। PNR 381 किसका है? तो धान का एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि बेंजीन है, क्या है बेंजीन? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैसीय प्रदूषक है। क्या है? तो बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यहाँ पे होना ट्यूनिक, यहाँ पे ब्यूनिक नहीं है, प्यूनिक होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्यूनिक। यहाँ पे प्यूनिक होगा, याद रखिए। यहाँ पे क्या होगा? प्यूनिक। प्यूनिक जो है ना किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्यूनिक जो है ना किसके मध्य लड़ा गया था? याद रखिएगा, ये लड़ा गया था, ये हुआ था। अगर युद्ध पूछेगा कि कब हुआ था तो 264 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व के बीच हुआ था प्यूनिक का युद्ध। यहाँ पे ब्यूनिक नहीं हुआ, प्यूनिक होगा। तो प्यूनिक का युद्ध हुआ था 264 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, और ये हुआ था 76 का हुआ था, ये हुआ था रोम और कार्थेज के बीच हुआ था, रोम और कार्थेज के बीच हुआ था। जिसका राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्यूनिक का युद्ध कब हुआ था? 264 से ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, और रोम और कार्थेज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्यूनिक का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? बताइए। कह रहा है 1791 महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओलम्प दे गौसेज। क्या है? ओलम्प द गौसेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? बताइए। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा डी। इसमें जो है ना प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बोल रहा है कि इसमें कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? बजाहत हबीबुल्ला। क्या है? बजाहत हबीबुल्ला। तो कह रहा है कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? बजाहत हबीबुल्ला थे। क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष
मिशन का नाम H1 मिशन था, बिल्कुल सही है। कह रहा है गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन था। और नेक्स्ट बोल रहा है यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कह रहा है यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और भारत का प्रथम मौसम सेटेलाइट बोला कार्टोसैट 1, ये गलत है, इसे जो है ना ये गलत है। भारत का जो प्रथम मौसम सेटेलाइट था वो था कल्पना फर्स्ट था। क्या था? कल्पना प्रथम, याद रखिएगा, कल्पना प्रथम था, याद रखिएगा, ये कल्पना प्रथम होगा यहाँ पे, कॉर्सेट प्रथम नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट है साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, बिल्कुल सही है। तो 79 का जो राइट आंसर था उसमें ऑप्शन नंबर क्या है? तो 79 का सी होगा। सी क्या है? तो 79 का सी जो है बिल्कुल गलत है, 79 का सी गलत है। तो इसमें भारत का प्रथम मौसम सेटेलाइट बोलेगा तो कल्पना प्रथम था, इसमें ए, बी और डी सही था। तो गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम H1 मिशन था। और यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सी नंबर गलत था। क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारकुंडे समिति। क्या होगा? तारकुंडे समिति। क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? बताइए। कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। क्या है? विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? बताइए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीना का होता है। कितना होता है? 6 महीना का। क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि किस स्थान को भारत की ग्रीनविच कहा जाता है? बताइए। कह रहा है किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन को कहते हैं। किसको कहते हैं? उज्जैन को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन। क्या होगा? सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इधर, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। क्या है? द्वीपों का समूह या द्वीपों का श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पे कह रहा है कि नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइए। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 नंबर कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? बताइए। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल है। तो 11वीं सूची में कौन कौन शामिल है? तो उपयुक्त में सभी शामिल है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट है कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए। कह रहा है कि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 89 का ए, 1.3 सेकंड। क्या है? 1.3 सेकंड। क्वेश्चन 90 पे कह रहा है कि डिबंगिंग कौन सी प्रक्रिया? बताइए। डिबंगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। कह रहा है डिबंगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कर्नाटक कमला त्यौहार किससे संबंधित है? बताइए। कर्नाटक कमला त्यौहार किससे संबंधित है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भैंसों की दौड़ से। किससे? भैंसों की दौड़ से है। क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष जो है ना ओलंपिक खेलों में सभी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? कह रहा है महिलाओं ने पहली बार कौन सा वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2012 में। क्या है? 2012 में। तो महिलाओं ने पहली बार वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कंबोडिया का प्नोम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सब जगह नोमपेन ही रहता है। तो कह रहा है कंबोडिया का नोमपेन शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेकांग नदी। क्या होगा? मेकांग नदी। क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संचार चंद्र कह रहा है कि महान चित्रकार होने के साथ साथ कह रहा है कि राजा संचार चंद्र का किस शैली से संबंध था? बताइए। कह रहा है कि महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद्र का किस शैली से संबंध था? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा शैली से था। क्या था? कांगड़ा शैली से। क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि अभियंता दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाते हैं? बताइए। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाते हैं? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा।
एम विश्वेश्वरैया। क्या है? एम विश्वेश्वरैया। तो कह रहा है कि अभियंता दिवस किनके जयंती पर मनाते हैं? तो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है कि विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? बताइए। कह रहा है विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल पांडा है। क्या है? लाल पांडा है। क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? बताइए। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटहोम में स्थित है। कहाँ? स्कॉटहोम में। तो नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? स्कॉटहोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग, टर्टल, स्ट्रोक किस खेल से साथ जुड़े हुए? बताइए। कह रहा है कि शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी से। किसे? तैराकी से। तो शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग और ग्लाइडिंग, टर्टल स्ट्रोक किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? तो तैराकी से हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित की गई है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। कितने कमांडों में? 7। तो कह रहा है कि भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट कर रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए। कह रहा है ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला का जो संबंध है ना ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगा। काला का संबंध किससे है? तो काला का संबंध जो है ना अफ्रीका से होगा। क्या होगा? अफ्रीका से। काला का संबंध किससे है? तो अफ्रीका से है। याद रखिएगा, अफ्रीका से है। किससे होगा? अफ्रीका से होगा। अफ्रीका से, याद रखिएगा, अफ्रीका से। तो कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो काला का संबंध ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, अफ्रीका होगा। और ये जो याद रखिएगा ना कि ये जो अथी होता है ओलंपिक में, कितने मतलब अथी होता है, गोला होता है। तो याद रखिए ओलंपिक में जो है ना 5 छल्ला होता है। कितने छल्ला होता है? 5 छल्ला होता है। और 5 जो है ना महादेश को दर्शाता है, 5 महादेश को प्रदर्शित करता है 5 छल्ला। एक कौन कौन है? 5 महादेश। एक अफ्रीका है और अमेरिका है, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन? अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 5 महादेश को दर्शाता है। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, 5 महादेश को प्रदर्शित करता है। कौन कौन? अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका बोलेगा किसका, किस रंग का दर्शाता है? अफ्रीका बोलेगा लाल का होता है। अगर अमेरिका लाल का, अमेरिका बोलेगा तो लाल का होता है। अफ्रीका बोले तो काला का होता है। एशिया बोलेगा तो पीला को दर्शाता है। यूरोप बोलेगा तो नीला को दर्शाता है। और ऑस्ट्रेलिया बोलेगा तो हरा को दर्शाता है। फिर से सुनिए, अमेरिका बोलेगा तो लाल को दर्शाता है अमेरिका, अफ्रीका बोलेगा तो काला को दर्शाता है। इसमें क्या कह रहा था कि इसमें कह रहा है ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो काला जो था ना अफ्रीका से होगा। ठीक है, काला जो क्या होगा अफ्रीका से होगा, ना कि अगर यहाँ पे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का हरा होता है। तो अमेरिका का बोलेगा तो लाल, अफ्रीका का बोलेगा तो काला, एशिया का बोलेगा तो पीला, यूरोप का बोलेगा तो नीला, ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो हरा होता है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। तो सेट नंबर था 4 और सभी का पीडीएफ जो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो आप सभी क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बाकी जो आगे का पीडीएफ है ना, सभी आगे का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।